स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम एक केस स्टडी करने वाले हैं अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडिया का एक अभिन्न अंग है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे चीजें हो रही हैं उस तरीके से पूरा डेवलपमेंट यहाँ का नहीं हो पा रहा है। तो सब चीजें जानेंगे आज के इस पूरी वीडियो में इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को पता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आपको एक से एक खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में माना जाता है। लेकिन इन सब के बाद भी यहाँ पे आपको वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड मार्केट एक्सेस, सोशल इनइक्वालिटीज और यहाँ पे मणिपुर जैसे वायलेंस देखने को मिल रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडिया का एक अभिन्न अंग होने के बाद भी क्यों इस पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री से थोड़ा सा कट कर रहता है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। और अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए तो कैसे हम एक ट्रेजर को अनलॉक कर सकते हैं, और वो ट्रेजर होगा कल्चरल रिचनेस, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और एनवायरमेंटल स्टीवर्डनेस। तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं सिग्निफिकेंस क्या क्या है, तो फटाफट से कवर करेंगे। सबसे पहले तो देखो ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमारे पूरे भारत को कनेक्ट किया जाता है साउथ ईस्ट एशिया से, एंड विच इज अ ग्रेट थिंग। यहाँ पे आपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के नाम सुने होंगे, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये सभी जो है कनेक्टिविटी तो प्रोवाइड करते ही है, बल्कि साथ में हमारे चाइना से एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एज भी प्रोवाइड करते हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। इसी के साथ यहाँ पे ये यूनिक ज्योग्राफिकल पोजीशन जो है इंडिया की, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है, क्रूशियल रहती है, सो दैट हम यहाँ पे इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाइज जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ वो स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो खैर इसके बाद जो आता है नेक्स्ट, वो आता है रिच बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आप सभी को पता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी रेयर और एंडेमिक स्पीशीज मिलेंगी फ्लोरा एंड फौना की, जो बाकी दूसरे इंडिया के पूरे किसी भी पार्ट में नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर अल्पाइन मीडोज तक देखने को मिल जाता है, जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस और क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करने में हेल्प करती है। यहाँ पे आपको ऑयल रिजर्व, नेचुरल गैस और कोल जैसी चीजें भी यहाँ आपको देखने को मिलती हैं, जो कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 220 यानी कि 220 एथनिक ग्रुप जो है यहाँ पे आज के टाइम पर रहते हैं, और इक्वल ही नंबर है उनका डायलेक्ट्स का भी। तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर जो कल्चरल डाइवर्सिटी के नाम पे जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं जो ये नॉर्थ ईस्ट है वो एक बहुत ही अभिन्न अंग है उस चीज का। यहाँ पे आपको कल्चर में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस, जो कि एक सिग्निफिकेंट प्लूरलिस्टिक आइडेंटिटी यहाँ पे इंडिया को प्रोवाइड करता है ऑन द ग्लोबल स्टेज एज अ सॉफ्ट पावर। इसके बाद अगर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की बात करें तो यहाँ पे जो नेचर है नॉर्थ ईस्ट का, जो यहाँ पे क्लाइमेट है वो इतना ज्यादा अच्छा होता है कि यहाँ पे आप वाइड रेंज के क्रॉप्स उगा सकते हो, हाई वैल्यू एंड एक्सोटिक वेराइटीज की यहाँ पे आप जो है चीजें ग्रो कर सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग, फ्लोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ये सब पॉसिबल है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। साथ ही अगर बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का, तो यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो पूरा माउंटेनियस टेरेन है, माउंटेनियस रीजन है, और वहां पे इतनी हाइट पे होने के कारण यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी जनरेट की जा सकती है। और अभी बताया भी जा रहा है करीब 58,000 मेगावाट की हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है यहाँ पे जनरेट की जा सकती है। अराउंड 40% इंडिया की टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट को ये मीट आउट कर सकता है। टूरिज्म पोटेंशियल की तो आप पूछो ही मत, यहाँ पे एक से एक लैंडस्केप आपको देखने को मिलेंगे, डाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, यूनिक कल्चरल हेरिटेज, एडवेंचर टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ यहाँ पे है, लेकिन वो सब कैसा है? अनटैप्ड है। यहाँ पे अगर बात करें क्या क्या है, तो देखो कुछ फेमस चीजें हैं, रीनो इनहेबिटेड ग्रासलैंड ऑफ काजीरंगा। इसके बाद लिविंग रूट ब्रिज, यानी ऐसा ब्रिज है जिसे इंसानों ने कुछ ऐसी बड़ी बड़ी जो कहते हैं ना शाखाएं, या फिर आप कह सकते हो जो ब्रांचेस होती हैं, उनसे जोड़ के बनाया गया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, यानी कि तैरता हुआ नेशनल पार्क भी आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो खैर ये है हमारा प्यारा भारत का नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो खैर हमने सारी सिग्निफिकेंस जान ली कि कैसे भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिन्न अंग है। अब जानते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आज के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को फेस करने पड़ते हैं। तो देखो परसिस्टेंट इंसर्जेंसी और एथनिक कन्फ्लिक्ट। आप सभी को पता है कि यहाँ पे जैसे कि अगर मणिपुर और नागालैंड की बात करें तो बेसिकली इन दोनों एरियाज के अंदर जो एथनिक कन्फ्लिक्ट है वो चलते रहते हैं। और आपने रिसेंट मणिपुर वायलेंस देखा, जहां पे मेटी और कुकी ट्राइब के बीच में जो है एक इंटर एथनिक रिलेशन के फ्रिजैलिटी होने
के चक्कर में यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट देखने को मिला। अब देखो इन सभी कंफ्लिक्ट से क्या होता है कि डेवलपमेंट एफर्ट्स जो है ना वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन में अगर कोई कंपनी यहाँ पे आना चाहती है वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि यहाँ पे इस बड़े लेवल पे अगर वायलेंस चलेगा तो कौन ही यहाँ पे आना चाहेगा। इससे क्या होता है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, अनरेस्ट बढ़ता है, डिफिकल्टी होती है इन सभी चीजों को ब्रेक कर पाने में। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल चैलेंजेस की। तो देखो यहाँ पे एग्रेरियन इकोनॉमी, मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट का जो एनवायरमेंट है, नेचर है, वो काफी ज्यादा फिट है बहुत सारे एग्रीकल्चरल अपॉर्चुनिटीज के लिए। लेकिन फिर भी अगर बात करें यहाँ पे सिक्किम की, तो सिक्किम में यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लैक ऑफ प्रीमियम प्राइसेस की वजह से यहाँ पे वो सक्सेस लिमिटेड थी। इसके बाद सर्टिफिकेशन मिलने में दिक्कत हुई, जो चीप बेचते हैं उनसे यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे फेस करना पड़ा। इसमें क्या होता है कि मिडल मैन जो है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो ऑफन क्या करते हैं, आपको क्रेडिट देते हैं, क्रेडिट देने के बाद फार्मर्स को वो क्या करते हैं, डेट ट्रैप के अंदर फंसा लेते हैं। तो इस वजह से जो है सक्सेस नहीं हो पाई, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये बहुत ज्यादा चिंताजनक एक बात है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप अरुणाचल प्रदेश को जानते हैं, वो साउथ तिब्बत बताता है। इसके साथ ही वो अपने यहाँ पे जो तवांग है, डोकलाम रीजन है, यहाँ पे जो है बढ़ती टेंशन के कारण यहाँ पे चाइना अपना ग्रोइंग इन्फ्लुएंस दिखा रहा है। वो कभी कभी अपनी सेनाएं ले आता है, बहुत ज्यादा सेटलमेंट बढ़ा लेता है यहाँ पे। तो ये भी जो है बहुत ही बड़ा एक थ्रेट है हमारी पूरे ओवरऑल इंडिया के लिए, तो जिसको इंडिया को जो है टैकल करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट एंड कनेक्टिविटी इशू। डिस्पाइट रिसेंट एफर्ट्स जैसे कि एक्ट ईस्ट इंडिया पॉलिसी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे जैसे कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जो है वो अभी तक भी जो है प्रॉपरली यहाँ पे फंक्शनिंग नहीं है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी विद इन द रीजन रिमेन्स पुअर, इंपैक्टिंग हेल्थ केयर एजुकेशन। अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी तो देखो यहाँ पे क्या क्या होगा कि हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं हो पाएगा, एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं हो पाएगी, और सभी क्या होगा, रिमोट एरियाज वाले लोगों को यहाँ पे सफर करना पड़ेगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज, वो है ड्रग ट्रैफिकिंग एंड क्रॉस बॉर्डर क्राइम। यहाँ पे आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है गोल्डन ट्राइंगल से कनेक्टेड है, जिससे कि यहाँ पे क्या होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो पाती है। जैसे कि मैं आपको अगर मैप में दिखाऊं तो देखो ये है हमारा एक गोल्डन ट्राइंगल। तो गोल्डन ट्राइंगल से आप अगर मैं सीधे शब्दों में बताऊं तो थाईलैंड और लाओस से लोग क्या आते हैं, यहाँ पे म्यांमार में आ जाते हैं, और म्यांमार से लोग मणिपुर और मिजोरम में आ जाते हैं, और यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, जो कि काफी बड़ा चैलेंज है। अब चलो बात करते हैं कि इंडिया को अगर इंटीग्रेट करना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, तो वो कैसे कर सकता है, कि कुछ यहाँ पे वेज है। सबसे पहला तो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चलाना चाहिए। एक बड़ा लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम क्या करेगा, हमारे नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पे ईयर लॉन्ग स्टूडेंट एक्सचेंज, यानी कि कुछ हम आर्टिस्ट को उस साइड में भेजे, कुछ उनके आर्टिस्ट हम यहाँ पे बुलाएं, और ऐसा बिजनेस इंक्यूबेशन प्रोग्राम हो, जिससे कि क्या हो, कल्चरल एक्सचेंज बने। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। इसके बाद डिजिटल सिल्क रूट, देखो क्या हो सकता है, कटिंग एज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम अगर बिल्ड करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और यहाँ पे पोजीशन करेगा इंडियाज हब फॉर डिजिटल इनोवेशन। यहाँ पे सिलिकॉन वैली ऑफ ईस्ट की तरह हम डेवलप कर सकते हैं, टैक्स इंसेंटिव्स दे सकते हैं, जो कंपनीज है टेक कंपनीज, उन सभी को हम यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं, उनको टैक्स में बेनिफिट देके, लैंड में उनको जो है बहुत ज्यादा हम मुनाफा दे सकते हैं यहाँ पे, और जिससे कि वो क्या हो, अट्रैक्ट हो। तो यहाँ पे हम जो है माउंटेनियस और रूरल एरियाज है वहां पे हम क्या करें, डेवलप करें टेक्नोलॉजीज को। तो खैर ये भी एक चीज हो सकती है जिससे कि इंडिया इंटीग्रेट कर सकता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। इसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक एंड ट्रेनिंग सेंटर। अब आपको पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर कितने सारे एथलीट हैं जो आज भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, भारत को जो है गोल्ड दिला के लेकर आ रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पर भी जो है प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर वहां पे नहीं है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो यहाँ पे ये एक चीज है जो यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे वेरियस ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सेंटर्स होने चाहिए प्रॉपर, जो है यहाँ पे जो लोगों को ट्रेनिंग है वो मिलनी चाहिए, ताकि और हमारा स्पोर्ट्स कल्चर बढ़े। फ्लोटिंग मार्केट टूरिज्म सर्किट, आपको पता है कि जो भारत का कहीं पे भी अगर आपको मार्केट देखने को मिलता है फ्लोटिंग मार्केट, तो वो सिर्फ आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर मिलता है, जो कि काफी यूनिक है और कहीं भी आपको देश में देखने को नहीं मिलता। तो इससे क्या हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और करें तो हमारे और नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो क्या ये सारी की सारी वो चीजें थी जो होती हैं, यानी कि सिग्निफिकेंस हमने डिस्कस किया क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, और हमने डिस्कस किया कि क्या क्या इसके जो है निवारण हो सकते हैं। तो खैर आज की ये थी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को। खैर आपके व्यूज और ओपिनियंस तो मेरे लिए हमेशा जरूरी होते ही हैं, तो प्लीज अपने व्यूज मेरे साथ शेयर करना ना भूले। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप दो एप्लीकेशन है, vocab 24 एंड GK24, इनको डाउनलोड करना जरूर बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ये दोनों एप्लीकेशन आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में और ज्यादा स्ट्रांग बनने में आपको हेल्प करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।